Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स that we are discussing today. So the first article is on the aspects of regional security, जहां पर particularly हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में. सेंट्रल एशिया का क्या सिग्निफिकेंस है when it comes to India's interest, that we'll be seeing in our first article. The second article is with respect to an entry of a Chinese vessel जिसका नाम है Yuang Wang 5 which entered into the Indian Ocean. इसकी जो एंट्री है वो क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर की जा रही है, क्या उसके रैम्पिफिकेशंस हैं, क्या वो इंडियन सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, अगर कंसर्न है तो इंडिया क्या मेजर्स ले रही है टू मिटिगेट दैट वुड बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. The third article is with respect to the pendency of cases in Indian judiciary. अब ये जो कमेंट्स आ रहा है फ्रॉम किरण रिजिजू, इस कमेंट्स को समझने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, करंट सिनेरियो को समझेंगे, उसे ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्या क्या है मेजर्स, क्या क्या है उसके कल्प्रिट्स, कौन कौन से हैं विक्टिम्स, ऑल दोस थिंग्स विल बी सीइंग इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर in our third article. And then our fourth article is with respect to the demise of a personality known as जियांग जेमिन. उस पर्सनैलिटी ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, उस पर्सनैलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, उनके दिए हुए मेजर्स या उनके दिए हुए थियरीज के क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसके क्या क्या रैम्पिफिकेशंस रहे हैं, कैसे उन्होंने इंडिया और चाइना का रिलेशंस अफेक्ट किया, ऑल दोस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द फिफ्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. So let's start with the first one, that is on the aspects of Central Asia. अब यहाँ पर the comment is coming out of our National Security Advisor अजित डोवाल. अब अजित डोवाल जी यहाँ पर कहते हैं कि to curb terror financing in Afghanistan is the key to regional security. अब इसे समझने के लिए we need to have a basic understanding of our region itself. ना अगर हम लोग इंडिया को देखें, सो दी सेंट्रल एशिया, द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों के दिमाग में आता है कि सेंट्रल एशिया किस एरिया को कहते हैं या सेंट्रल एशिया में कौन से कंट्रीज हैं. सो टू सिंप्लीफाई दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग एशिया को इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो एशिया को हम लोग सेपरेट रीजन्स में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया है, नॉर्थ एशिया है, ईस्टर्न एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्टर्न एशिया है. सो इस तरीके से हम लोग रीजन्स में डिवाइड करते हैं जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में एकेडमिकली या हम लोग उसे जब डिफेंस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, सो वी रिप्रेजेंट दम इन स्पेसिफिक रीजन्स. अब सेंट्रल एशिया वो रीजन है जहां पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं जो कि पहले सोवियत रिपब्लिक्स थे, जो कि पहले सोवियत यूनियन के पार्ट्स थे, तो ये जो कंट्रीज हैं इन कंट्रीज को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया. ये जो रीजन उन लोग को ऑक्यूपाई करते हैं उस रीजन को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया. अब यहां पर जो कमेंट आ रहा है एनएसए अजीत डोवाल जी से, दैट इज कि अफगानिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग हम लोगों को कंट्रोल करना है. और ये जो टेरर फाइनेंसिंग का ये जो कमेंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट ऑफ एन मीटिंग जो कि वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं. और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो मीटिंग है इसमें ये कमेंट आने का क्या जरूरत था या इस कमेंट का क्या क्या मीनिंग है, उसे समझने के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल एशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगर बेसिकली इसे तोड़ें, अगर हम लोग इसके नुआंसेस को जाने, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, इसकी जो सेंट्रल एशिया है इट एक्ट्स एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप. दैट मीन्स अगर एशिया है एंड यूरोप है, इन बिटवीन वी हैव द सेंट्रल एशिया. और अगर हमें एशिया और यूरोप के बीच में कोई भी लैंड ट्रांसपोर्ट या कोई भी मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशन या कम्युनिकेशन करना है, देन वी नीड टू गो थ्रू दिस सेंट्रल एशिया इटसेल्फ. और इसीलिए सेंट्रल एशिया का जो इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली फॉर द कंट्रीज इन यूरोप एंड द फोर कंट्री इन एशिया. सेकेंड पॉइंट, दैट इज द रिसोर्सेज दैट इज बिस्टोर्ड इन दीज रीजन्स. ये जो सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान में इट्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व फॉर यूरेनियम. देन उज्बेकिस्तान जो है उनमें भी लार्ज रिजर्व्स हैं आपके गैस के, यूरेनियम के, गोल्ड के. तुर्कमेनिस्तान में भी इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ नेचुरल गैस. तजिकिस्तान जो है वहां पर देयर इज अ ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल. किर्गिस्तान वहां पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. सो दीज आर द कंट्रीज जहां पर काफी सारे रिसोर्सेज हैं या कहें तो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं. और इंडिया जैसे कंट्री जो कि मार्केट्स जिसे कहीं ना कहीं लेटर स्टेजेस में एक फ्यूचर ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज करना है, तो इस ग्लोबल पावर में शिफ्ट होने के लिए या इस कैटलिटिक रिएक्शन के लिए हमें इस अनटैप्ड पोटेंशियल को टैप करना पड़ेगा. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज.
इसके साथ साथ अगर इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, सो ये हम काफी सारे सिमिलैरिटीज देखते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर्स एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंट्रीज नॉर्मल या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये सब जो इश्यूज हैं, दीज आर कॉमन फॉर इंडियन कंट्री, फॉर इंडिया एज वेल एज द कंट्रीज विच आर देयर इन दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज जो हैं ये टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से गूंज रहे हैं। और इन सब कंट्रीज में और हमारे कंट्रीज में ये जो पावर्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, दैट इज सेम। और जब इशू सेम है तो हम टुगेदर मिलके कोलैबोरेटिव वे में इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और इन सब इश्यूज के बीच में द सेंट्रलिटी ऑफ दिस इज अफगानिस्तान, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी है, एट द सेम टाइम जो सेंट्रल एशिया है वहां पर भी पीस एंड स्टेबिलिटी हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। बट अगर अफगानिस्तान में कोई अनस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, अफगानिस्तान में ड्रग ट्रैफिकिंग बॉटल्स हैं, देन देर इज ए चांस कि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग मॉड्यूल्स हैं या जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो सेंट्रल एशिया में फैले और इंडिया में भी फैले, एंड दैट वी कैन नॉट सस्टेन, दैट वी कैन नॉट एफर्ट। और इसीलिए ही अफगानिस्तान इज द सेंट्रल पॉइंट along with the significance of Central Asia for our peace and security. With that clarity, now let's move to our next article. That is on the aspects of Yuan Wang 5. अब यहां पर जो पहली चीज जो आपको समझना पड़ेगा दैट इज कि युआंग वांग 5 है क्या। सो युआंग वांग 5 जो है इट्स अ नेम ऑफ एन चाइनीज वेसल, एक चाइनीज शिप का नाम है जो कि टेक्निकली कहें दैट इज एन रिसर्च एंड सर्वे वेसल। सो ये रिसर्च और सर्वे करने के लिए एक वेसल है, एक शिप है जिसका पिक्चर आप यहां पर आर्टिकल में देख सकते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज, जो सवाल यहां पर उठता है दैट इज कि क्यों युआंग वांग 5 का जो एंट्री है इंडियन ओशन में दैट इज कैप्चरिंग सो मच मीडिया अटेंशन, वो क्यों इतना मीडिया अटेंशन कार्टर कर रहा है। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसकी चाइना जो है काफी ऑफन आपकी जो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इंडियन ओशन में वो इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रही है काफी टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीजन स्पेसिफिक देखें, सो वी आर हैविंग इंडियन ओशन, एज्यूम दैट दिस सर्कल इज एन इंडियन ओशन, यू आर हैविंग इंडिया समवेयर अराउंड हियर एंड यू आर हैविंग चाइना समवेयर अराउंड हियर। अब इंडिया जो है, इंडिया इज कंसिडर्ड to be a net security provider in the Indian Ocean. At the same time, India का जो sphere of influence है, that is more or less in the Indian Ocean itself. But China क्या कर रहा है quite recently? China is having or asserting its hegemony into this Indian Ocean. China जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट्स हैं उनमें लोन्स देने की या जिसे कहते हैं हम लोग डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी वो करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में जैसे हम लोग ने देखा, मालदीव्स में देखा। तो ये क्या कर रहे हैं कि इंडियन ओशन के जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं वहां पर वो अपनी जो सिग्निफिकेंस जो है आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। और जब चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडियन ओशन में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सो दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज अगेंस्ट गोइंग अगेंस्ट आवर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। और इसीलिए दिस टॉपिक इज गेनिंग मेन स्ट्रीम मीडिया से अटेंशन। अब जब हम लोग चाइना की हेजिमनी की बात कर रहे हैं इंडियन ओशन में, देयर इज ए वेरी बिग प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, जो कि हम लोग क्वाइट ऑफन इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी ऑफ चाइना। बट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी वो क्या है उसे समझने से पहले यू नीड टू हैव एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेरीटाइम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर ग्लोबली अगर देखें कि कौन से हैं मैरीटाइम चौक पॉइंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि चौक पॉइंट्स होता क्या है। सो जब भी कोई शिप ट्रांजिट करता है तो वैसे एरियाज जहां पर ट्रांजिटिंग की जो डेंसिटी है दैट इज क्वाइट हाई, दैट इज नॉन एज एन चौक पॉइंट। सो अगर वर्ल्ड में देखें कि कौन से हैं चौक पॉइंट, सो यू कैन फाइंड कि ये जो इंडियन ओशियन रीजन है, इन दिस रीजन देर आर अ लॉट ऑफ चौक पॉइंट सराउंडिंग दिस रीजन। फॉर एग्जाम्पल, जो सीरियल नंबर 8 है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, देन सीरियल नंबर 7 दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड 6। सो ये जितने भी ट्रांजिट्स है, जितने भी शिप्स हैं जो कि इस रूट से गुजरते हैं, दे गो थ्रू द इंडियन ओशियन इटसेल्फ। और इसीलिए ही चाइना क्या चाहता है, चाइना अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अपनी जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा दे तो ये जो मैरीटाइम रूट्स हैं उसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस थियरी इज नोन एज चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी। तो जैसे यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपके ऑयल शिपिंग लेन्स हैं जो कि आपके ब्लू लाइन से दिखाए जा रहे हैं,
उसके सिमिलरली उसके पैरेलली ही देयर इज अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या इंक्रीज इन द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ चाइना। फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा रीजन्स में चाइना जो है आइलैंड स्टेट्स या लिटोरल स्टेट्स में उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर आप उसे ऑयल शिपिंग लेन्स के साथ कंपेयर करोगे सो यू वुड फाइंड कि जैसे जैसे जो रूट्स हैं जो कि ऑयल शिपिंग लेन्स फॉलो करते हैं, सिमिलर रूट्स में ही चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा रही है। एंड दिस थियरी इज नोन एज चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसका वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फेसेट इज द युआंग 5। अब यहां पर ओके वी अंडरस्टूड कि चाइना जो है अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ा रही है, बट द क्वेश्चन अगेन कम्स कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू द चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो लेट्स सी द रेस्पॉन्स। सो अगर रेस्पॉन्स की बात करें, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रेस्पॉन्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लेइंग इज नोन एज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दिस इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी दैट वी हैड इन 1990s फ्रॉम ऑनवर्ड्स। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इट स्टार्टेड फ्रॉम 2014, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेट करें इंडिया की इकोनॉमी विद साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जो आपके वियतनाम है, जापान है, फिलीपींस है, साउथ कोरिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ काफी टाइम से, काफी पिछले 5-10 साल से क्या हो रहा है कि इन स्टेट्स के साथ, इन नेशंस के साथ जो इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन या आपके मार्केट इंटीग्रेशन या अदर टाइप के डिफेंस कॉपरेशंस या कोलैबोरेशंस भी बढ़ रहे हैं। दिस इंक्रीज इन कोलैबोरेशन इज बिकॉज ऑफ एन पॉलिसी जो कि इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है, इंडिया फॉलो कर रहा है, एंड दैट पॉलिसी इज नॉन एज इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज वन ऑफ द मिशंस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज टू काउंटर चाइना। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड रेस्पॉन्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज टू बिल्ड एंड एसेस पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल वी आर बिल्डिंग द चाबार पोर्ट इन ईरान, देयर इज अ डीप सी पोर्ट इन इंडोनेशिया जो कि हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, म्यांमार में बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं बांग्लादेश को टू मॉडर्नाइज देयर सी पोर्ट इन मोंगला। द सेम टाइम हम लोग काफी सारे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नेवल फैसिलिटीज जो कि ओमान की नेवल फैसिलिटीज है उनमें भी एक्सेस की हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं। सेम टाइम हमारे पास एग्रीमेंट है द सिमिलर एग्रीमेंट विद सिंगापुर ऑल्सो। सो हमने काफी सारे एग्रीमेंट्स और काफी सारे पोर्ट्स में एक्सेसिबिलिटी हमने बढ़ाया है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज टू काउंटर चाइना। थर्ड, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काफी सारे मिलिट्री और नेवल रिलेशनशिप भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ स्ट्रेटेजिक नेवल रिलेशनशिप विद म्यांमार ऑल्सो। आपको पता होगा वी आर हैविंग द क्वाड ग्रुपिंग। एट द सेम टाइम हम लोग काफी सारे पैक्स भी कर रहे हैं विद फ्रांस, जिसके काफी सारे आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पोर्ट्स भी बना रहे हैं, हम लोग वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग वहां पर मिलिट्री जो कोलैबोरेशन है उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। Another important point जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज टू बिल्ड कोस्टल रडार नेटवर्क्स। अगर हम लोग नेवल जो पोर्ट्स हैं, नेवल रिलेशंस है, उसमें हम लोग एक्सेसिबिलिटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं या वहां पर हम लोग अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, सो हमें ये भी जरूरी है कि हम उसे सर्वेलेंस पे ला पाए, हमें उसे सर्वेल कर पाए, हमें उसमें कोई भी अगर चेंजेस अगर होते हैं तो उसकी डाटा हमें मिल पाए। अब कैसे, अगर डाटा आप कैसे कलेक्ट करोगे, सो इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग सेवरल नेटवर्क जिसे हम लोग कहते हैं कोस्टल रडार नेटवर्क्स। सो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट सेवरल कोस्टल रडार नेटवर्क्स जो हैं या सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप कर रही है इन दीज लिटोरल स्टेट। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में कर रहे हैं, वो मालदीव्स में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, मॉरिशियस में कर रहे हैं, सेचिल्स में कर रहे हैं। सो हर एक जगह में जो भी इंडियन ओशन के सराउंडिंग कंट्रीज है वहां पर हम लोग कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम्स जो हैं वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी इंटरफेरेंस हो, अगर कोई भी अनवांटेड वेसल आए तो उसके प्रेजेंस हम डिटेक्ट कर पाए और उसमें हम लोग मिटिगेटिंग एफर्ट्स या कोएर्सिव मेजर्स ले पाए। अब द ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि ओके आपके पास काफी सारे कोस्टल रडार नेटवर्क सिस्टम्स है जहां पर आप डाटा जो है इकट्ठा कर रहे हो, बट द क्वेश्चन इज, द ऑब्वियस क्वेश्चन हियर इज कि इस डाटा को आप कंपाइल कैसे करोगे, इस डाटा को आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उसे स्ट्रीमलाइन कैसे करोगे, उसे कैसे आप उसके जो नुआंसेस है उसे समझोगे। सो टू अंडरस्टैंड और एनालाइज दिस डाटा दैट वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द कोस्टल रडार नेटवर्क्स, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी है जिसे हम लोग कहते हैं IFC IOR। सो ये क्या करते हैं, ये जो रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है जिसमें वन ऑफ द फेसेट इज द कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम्स इंफॉर्मेशन, इसको कंपाइल करेंगे और जितने भी फ्रेंडली नेशंस है, फॉर एग्जांपल जापान, वियतनाम, ये सब फ्रेंडली नेशंस के साथ हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ताकि हम लोग के पास एक स्ट्रेटेजिक अपर हैंड रहे इन कंपैरिजन या विस टू चाइना।
और ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, दिस इज बेस्ड इन गुड़गांव विच इज नियर टू दिल्ली. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspect of pendency of cases. अब ये जो pendency of cases है, यहां पर किरण रिजिजू जी कहते हैं कि pendency of 5 crore court cases is a matter of grave concern. अब ये जो कमेंट है, इस कमेंट को समझने के लिए इसमें क्या है ग्रेविटी, क्यों ये ग्रेव कंसर्न है, इसे समझने के लिए आपको करंट सिनेरियो के स्टैटिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, उसके क्या क्या है रैम्पिफिकेशंस, क्या क्या रीजन है, उसे समझना पड़ेगा. नाउ सिंस दिस पेंडेंसी ऑफ केसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मीन्स, दैट इज व्हाई वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 30th नवंबर वीडियो, जहां पर वी हैव स्टार्टेड विद वाइटल स्टैटिस्टिक्स. हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कितने हैं, क्या क्या रीजंस हैं, अगर पेंडिंग केसेस को अगर हम लोग को रिजॉल्व करना है तो करंट डिस्पोजल रेट क्या है, हाई कोर्ट्स में जो अगर एज हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें कि कितने केसेस कितने टाइम तक पेंडिंग है, तो दीज ऑल स्टैटिस्टिक्स आई हैव डिस्कस. एट द सेम टाइम इस पे मूव ऑन करके वी हैव डिस्कस कि पेंडेंसी ऑफ केसेस के क्या क्या है रीजंस, क्या क्या है रीजन जिसके कारण पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है. एट द सेम टाइम हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं to mitigate this pendency of cases, that is also discussed in our 30th November video. So please refer to this video so that you have a comprehensive understanding of this topic. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of Jiang Zemin. अब ये जो Jiang Zemin है, ये काफी पर्सनैलिटी, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं. अब इस पर्सनैलिटी का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, इस पर्सनैलिटी ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, उन मेजर्स के क्या क्या रैम्पिफिकेशंस रहे हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, और उनके दिए गए आइडियोलॉजीज कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंडियाज रिलेशन विद चाइना. और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 2 दिसंबर वीडियो, जहां पर वी हैव स्टार्टेड विद कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सनैलिटी है कौन, ये पर्सनैलिटी कैसे चाइना से जुड़े हुए हैं, चाइना में कब ये लीडरशिप में आए, उस टाइम पे क्या क्या इश्यूज फेस किए इन्होंने, उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए, उन मेजर्स के क्या क्या रैम्पिफिकेशंस है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 2 दिसंबर. Please refer to this video so that you have a very good clarity of the importance or significance of these personality. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding a consensus known as Washington consensus. The second one is regarding the carbon budget. Again, both these questions are current affairs based. So please try to attempt these questions. There is a high chance that these questions can come in the coming prelims. और इस क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं along with their brief explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एट द सेम टाइम जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एन PDF. द लिंक यू कैन फाइंड इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन itself. So stay tuned for more content. Solve these questions, understand the explanations, and in case of any query, do let us know in the comment section. So study hard, work hard, but most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.